तो फ्रेंड्स एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और दोस्तों पीवाई की सीरीज को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के 5वें प्रश्न पत्र को, जो कि सोशल स्टडीज़ का रहता है। और ये टोटल आपका 50 अंकों का होता है, जिसमें आपको 2 घंटे का समय मिलता है। और 2021 में यहाँ पर मैथ और सामाजिक अध्ययन के 2 पेपर हुए थे, जो कि आपको करवा दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर अभी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ये सीरीज चल रही है। इसके बाद आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न कराए जाएंगे। उसके बाद लॉग यानी कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो भी कराए जाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स भाई बहनों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी भाई बहन यहाँ पर हमसे साथ जुड़ सकें। परीक्षाओं तक आपकी जो तैयारी है बहुत ही धमाकेदार तरीके से कराई जाएगी। सारे पीवाईक्यू के जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको ऑलरेडी सॉल्व करा दिए गए हैं, इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक उन क्वेश्चन पेपर की क्लास को नहीं देखा तो तुरंत जाकर देख लीजिए। सभी की अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जो प्लेलिस्ट है वो आपके लिए बना दी गई है, चैनल पर जाकर आप विजिट कीजिए। ठीक है, सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपके लिए मिल जाएगी। और आज ये आपका 2021 का ये प्रश्न पत्र है, ठीक है, जो कि आपका 5वां पेपर होता है सामाजिक अध्ययन का। तो इसमें देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज अभी चल रही है। आपको पता ही होगा जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज समाप्त होती है आपके लिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आ जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न है, हरिशचंद्र किसके दरबारी कवि थे? अकबर के थे, चंद्रगुप्त प्रथम के थे, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के थे, या फिर समुद्रगुप्त के थे? तो दोस्तों इस सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर हरिशचंद्र किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के। ठीक है, हरिशचंद्र किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के। ये आपको यहाँ पर आपको याद रखना है। इसी के साथ अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, इंडिका ये जो पुस्तक है वो किसकी रचना है, यानी कि इंडिका पुस्तक को किसने लिखा है? ह्वेन-त्सांग ने लिखा है, मेगास्थनीज ने लिखा है, या फिर फाहियान ने लिखा है, या फिर कौटिल्य ने लिखा है? तो यहाँ पर आपको पता होगा इंडिका पुस्तक ये कई बार अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगातार पूछी जाती है। तो इंडिका पुस्तक के जो राइटर हैं वो हैं मेगास्थनीज। कौन? मेगास्थनीज। आपको याद रखना है, ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। इंडिका की रचना किसने की है? मेगास्थनीज ने। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, चतुर्भुज मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये यहाँ पर आपको बताना है। तो चतुर्भुज का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? अजंता में है, या फिर कालिंजर में, या फिर कौशाम्बी में, या फिर खजुराहो में है? तो इस सवाल का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा खजुराहो। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खजुराहो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो यहाँ पर चतुर्भुज मंदिर कहाँ पर है? खजुराहो में। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी है। प्रश्न संख्या 4 में आपसे क्या पूछा जा रहा है? पत्र मुद्रा के प्रकार क्या हैं जी? ठीक है, जो पत्र मुद्रा होती है उसके प्रकार क्या है? चेक है, ठीक है, या फिर हुंडी है, या फिर बॉन्ड है, या फिर उपरोक्त सभी है? तो एक तरह से आपका चेक ये भी पत्र मुद्रा का प्रकार है। ठीक है, आप जो भी पैसा जमा करते हैं ठीक उसको आप चेक में कन्वर्ट करा सकते हैं, यानी कि चेक से लेन देन कर सकते हैं। हुंडी भी सेम इसी तरह से रहता है, और बॉन्ड भी आपका यही रहता है। ठीक, तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पत्र मुद्रा के ये सारे के सारे पत्र मुद्रा के ही प्रकार हैं। ठीक, तो इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर फटाफट देखेंगे कौन सा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है इसके समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या है, यानी कि क्या क्या चुनौतियां भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष है? तो इस सवाल में आपके 4 आंसर है। जनसंख्या वृद्धि क्या एक तरह से चुनौती अर्थव्यवस्था के लिए, या बेरोजगारी क्या ये चुनौती है, या कृषि की जो स्थिति बहुत ही दयनीय होती जा रही है, लगातार कृषि की जो जमीन है वो यहाँ पर खत्म हो रही है और आवासीय प्लाट यहाँ पर लगातार बन रहे हैं, तो ऐसे में क्या ये भी एक चुनौती है? तो इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था के समझती सारी चुनौतियां हैं। कैसी ये सारी की सारी चुनौतियां हैं? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि सारी चुनौतियां भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने बनी हुई हैं। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये सारी की सारी चुनौतियां हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने, उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पर है। फटाफट आपको बताना है कि जो देवनागरी लिपि है इसमें हिंदी संघ की राजभाषा होगी, ये संविधान की किस धारा में बताया गया है? ठीक है, जो देवनागरी लिखी है इसमें हिंदी जो है संघ की कैसी भाषा है? राजभाषा। ये भी आपको ध्यान रखना, कई बार यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सवाल पूछे जाते हैं कि जो हिंदी कैसी भाषा है? राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, ठीक है, कैसी भाषा है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है हिंदी कैसी भाषा है? हमारी राजभाषा है। ठीक, तो ये कौन सी धारा में वर्णित है संविधान में, ये आपको बताना है। धारा 343 में, धारा 340 में, धारा 349 या फिर 350 में? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, धारा 343 खंड आ। ठीक है, खंड आ में यहाँ पर ये वर्णित है, ये आपको यहाँ पर आपको याद रखना है। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने स्क्रीन पर फटाफट
फटाफट आप आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 7 में आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट बता दीजिए कि शिक्षा जो एजुकेशन है वो संविधान की किस अनुसूची का विषय है। आपको पता ही होगा यहाँ पर संविधान में 3 तरह की अनुसूचियां बढ़ देते हैं, केंद्र सूची होती है, राज्य सूची होती है और समवर्ती सूची होती है। केंद्र सूची में जो भी सब्जेक्ट रखे गए उन पर केवल केंद्र सरकार को ही कानून बनाने का अधिकार। इसी तरह से राज्य सूची के जो भी सब्जेक्ट हैं, जो भी विषय हैं, उस पर केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार को ही कानून बनाने का अधिकार होता है। इसके बाद जो समवर्ती सूची होती है, इसके अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट विषय को शामिल किया जाता है उस पर राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। तो ऐसे में आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो किस सूची में रखा गया है। ठीक है, तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो रखा गया आपका समवर्ती सूची में। लेकिन एक चीज और यहाँ पर आपको याद रखना है, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। ठीक है, शिक्षा को इस समय वर्तमान समय में ये समवर्ती सूची में, लेकिन पहले ये राज्य सूची का विषय हुआ करता था 1976। ठीक है, 1976 में क्या हुआ, यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके बाद शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रख दिया गया। ठीक है, 1942 में 1976 में 42वां संविधान संशोधन जब हुआ, उसके बाद यहाँ पर राज्य सूची से इसे निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया एजुकेशन को। वर्तमान समय में शिक्षा के संबंध में कानून बनाने का अधिकार यहाँ पर आपको पता ही होगा राज्य सरकार के साथ साथ यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी उपलब्ध रहता है। तो एजुकेशन मामले में केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और स्टेट सरकार भी अपना कानून बना सकती है। इसी के बाद आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, उपभोक्ता। ठीक है, उपभोक्ता यानी कि जो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हुआ, उपभोक्ता जागरूकता की प्रमुख विशेषताएं क्या है। ठीक है, आपको भी सामान खरीदते हैं तो इसके लिए जागरूक होना बिल्कुल जरूरी है, सूचनाओं का ज्ञान होना चाहिए, तार्किक सोच होनी चाहिए, क्रियाशीलता होना चाहिए। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर क्या होगा, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, क्या राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी कि उपभोक्ता जागरूकता के लिए ये सारी के सारे पॉइंट मौजूद होना चाहिए। सूचनाओं का हमें ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, क्या वस्तु किस रेट में मिल रही है, कहीं कोई जो दुकानदार है वो एमआरपी से अधिक का तो कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है। ठीक है, तो इस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पर पता होना चाहिए, क्रियाशीलता भी होना चाहिए। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी कि 4 ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट टिक करेंगे। ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, उपर्युक्त सभी। इसके साथ अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 9। पृथ्वी जो हमारी अर्थ है, ये इसको कितनी गोलार्धों में बांटा गया है। तो पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटा गया, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, और दूसरा होता है आपका दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, दूसरा होता है आपका दक्षिणी गोलार्ध, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पृथ्वी को कितने गोलार्धों में बांटा गया है, 2 गोलार्धों में बांटा गया, तो 2 ऑप्शन 1 में है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन 1 में 2 लिखा हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को, और प्रश्न संख्या 10 आपके सामने स्क्रीन पर, फटाफट आप बताएंगे। प्रश्न संख्या 10 में आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया जो हमारा भारत है, इसमें सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। चेरापूंजी में होती है, मार्कंडा में होती है, या फिर मेघालय में होती है, केरल में होती है। फटाफट आपको बता देना है। तो सबसे अधिक दोस्तों जो वर्षा होती है वो होती है आपकी मार्कंडा में। कहाँ पर, मार्कंडा। वर्तमान समय में सबसे अधिक वर्षा किस जगह दर्ज की गई है, मार्कंडा में। पहले चेरापूंजी में अधिक होती थी, लेकिन कुछ वर्षों से यहाँ पर मार्कंडा में जो अधिक वर्षा है वो दर्ज की जा रही है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्कंडा। ठीक है, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बा। ऑप्शन बा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मार्कंडा। ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बा। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, मार्कंडा। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने स्क्रीन पर, फटाफट आप बताएंगे। हरिकेन, इसके अलावा बिली, ठीक है, टाइफून, ये सब चीज है क्या, ये कौन सी वाला है, कौन सी आप बताएंगे। प्रति चक्रवात है, तूफान है, या चक्रवात है, या फिर ठंडी आ रही है, आपको फटाफट बता देना। ठीक, तो इस सवाल का दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हरिकेन होता है, जो बिली होता है, या फिर जो टाइफून होता है, ये सारे के सारे जो नाम है ये चक्रवात के नाम है। ये किसके नाम है, ये चक्रवात के नाम है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ये चक्रवात के नाम है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके साथ बढ़ रहे हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 12 में आपसे पूछा जा रहा है कि जो वायुमंडल है हमारा, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। मैंने पहले भी आपको बताया था, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ये क्वेश्चन कैसा होता है, ये क्वेश्चन बार बार आपका रिपीट होता रहता है, ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन छूट गए, आप ऑप्शन लिख सकते हैं ऑक्सीजन के साथ साथ आप लिख सकते हैं ऑर्गन। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिए ऑर्गन। ठीक है, ऑक्सीजन लिख लीजिए, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो आप लिख लीजिए नाइट्रोजन। ठीक है, वो लास्ट ऑप्शन जो है वो आप लिख लीजिए नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, आप बताएंगे फटाफट, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, या ऑर्गन, या फिर नाइट्रोजन। सबसे अधिक सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वायुमंडल में वो होती है आपकी नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन
कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। लगभग यहाँ पर आपकी रहती है 78 से 79% के बीच, ठीक है, ये रहती है आपकी। उसके बाद जो दूसरी सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है, दूसरे नंबर पर होती है, वो होती है आपकी ऑक्सीजन, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए दूसरे नंबर पर कौन सी सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है, तो होती है आपकी ऑक्सीजन। पहले नंबर पर वातावरण में या वायुमंडल में जो सबसे सर्वाधिक गैस पाई जाती है, सबसे अधिक वातावरण में जो गैस पाई जाती है, वो है उसका नाम नाइट्रोजन। ये हलवा क्वेश्चन था, ये आपने वैसे ही पता होगा, ठीक है। चलिए बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ऑक्सीजन की मात्रा भी आपको याद रखना। ऑक्सीजन लगभग 20 से 21% में ये गैस जो है वो पाई जाती है यहाँ पर वायुमंडल में, ठीक। इसके साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या आपका 13 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 13 में आपसे क्या पूछा गया है, फटाफट आप बताएंगे। प्रश्न संख्या 13 में आपसे ये पूछा गया है कि बता दीजिए, प्रश्न संख्या 13 है, सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 5 मिनट 8 सेकेंड, 6 मिनट 3 सेकेंड, 4 मिनट 3 सेकेंड या फिर 8 मिनट 3 सेकेंड? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, ठीक है। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन द। लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड के यहाँ पर जो समय है वो लगता है, तो ऑप्शन द के साथ आप जाएंगे। यहाँ पर 3 सेकेंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन द, ठीक है। ऑप्शन द 8 मिनट 20 सेकेंड का, यानी कि 8 मिनट 3 सेकेंड का यहाँ पर जो समय है सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुँचने में समय लगता है। इसी के साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने स्क्रीन पर है, फटाफट आप बताएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अति लघु उत्तर प्रश्न अभी आपको नहीं कराए जाएंगे, जैसे आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे इसके बाद आपके अति लघु 3 यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप की सीरीज भी इसी चैनल पर आपको देखने के लिए मिलेगी। तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए ताकि कोई भी क्लास आपसे यहाँ पर मिस ना हो पाए। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने स्क्रीन पर। दक्षिण या दक्कन, ठीक है, दक्षिण या दक्कन, दक्कन की लोमड़ी उपनाम से किसे जाना जाता है? फतेहुल्लाह इमाद शाह या फिर इब्राहिम या फिर बरौदुल मुल्क या फिर फिरोजुल मुल्क, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा बरीदुल मुल्क, ठीक है। इन्हें जाना जाता है दक्षिण या फिर दक्कन की लोमड़ी के उपनाम से, ठीक है। इन्हें एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से? दक्षिण या फिर दक्कन की लोमड़ी के नाम से कैसे जाना जाता है? बरीदुल मुल्क को। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 आपके सामने स्क्रीन पर है। आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न साबित होगा, केवल और केवल आपके लिए। ये क्लासेस लगातार चल रही है। तराइन का युद्ध कब हुआ था? आपको पता ही होगा, तराइन के 3 युद्ध थे, ठीक है, जिसमें पहला युद्ध हुआ था आपका 1191 में, दूसरा हुआ था 1192 में और तीसरा युद्ध हुआ था आपका 1216 में। लेकिन यहाँ पर कोई जिक्र ही नहीं किया गया। बताइए भला कि पहले प्रथम युद्ध के बारे में पूछ रहे हैं, द्वितीय युद्ध के बारे में पूछ रहे हैं, तृतीय युद्ध के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग कब से हुई थी? 1191 से। तो आप राइट आंसर जो आपका जाएंगे आप 1191 के साथ, यानी कि ऑप्शन सा के साथ आप यहाँ पर राइट आंसर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये पूछा ही नहीं गया कि प्रथम युद्ध के बारे में बताना आपको या तृतीय युद्ध के बारे में बताना या सेकंड युद्ध के बारे में बताना। यहाँ पर स्टार्टिंग 1191 से हुई थी, तो आप इसी वाले को टिक लगा देंगे, ठीक, और ये राइट भी माना जाएगा। जब कोई ऑप्शन यहाँ पर आपने कुछ लिखा ही नहीं है कि प्रथम युद्ध बताइए, द्वितीय तृतीय, तो आपको सबसे पहले वाला ही लगाना है, क्योंकि यहाँ से ही स्टार्टिंग हुई थी 1191 से। द्वितीय युद्ध यहाँ पर लड़ा गया था 1192 में और तीसरा युद्ध 1216 में। तो इस तरह से ये 15 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए ऑब्जेक्टिव। इसके बाद जो भी अगली सीरीज आएगी वो भी आपको लगातार मिलती रहेगी। फटाफट जाकर चैनल पर चेक कर लीजिए, सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी गई। सारी क्लासेस को आप अटेंड कीजिए ताकि परीक्षा में कोई भी एक क्वेश्चन आपसे मिस ना हो पाए। प्रीवियस क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन लगातार रिपीट होते हैं परीक्षाओं में, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर